क्रिस्तोफ जाफ्रेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने एक बेहद अहम चर्चा को लिया था, जिसके अंदर कई सारी चीजों को हमने डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले लेते हैं मूल निवासी कि आखिर ये मूल निवासी कौन होते हैं। बाकी सभी चिंतकों के तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी मूल निवासियों को दरअसल आदिम जनजातियां ही गिना है। उनके हिसाब से लगातार बाहरी आक्रमणों के कारण ये जो आदिम जनजातियां थी ये तितर बितर हो जाया करती थी और जो छिटक कर दूर हो जाया करती थी उन्हें ब्रोकन मैन की संज्ञा डॉक्टर अंबेडकर ने दी और आगे चल के यही टूटे हुए लोगों को उन्होंने मराठी के दलित शब्द से डिफाइन किया कि टूटे हुए लोग मतलब दलित लोग। तो जो टूटे हुए लोग आगे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गए उनको छोड़कर जो कबीलाई जनजीवन में फंसे रह गए वही दरअसल आदिम जनजातियां हैं, जहां तक सिविलाइजेशन बहुत बाद में पहुंची, जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बेहद अहम चर्चा को लिया कि हु वर शूद्रास। उसमें डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि शुरुआती दौर में हिंदू वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 3 ही वर्ण थे और शूद्र काफी आगे जाकर उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और ये शूद्र जो थे ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह किया और जिनसे रुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उन्हें डिसोन करके शूद्र में तब्दील कर दिया। इसमें एक सबसे बेहतरीन उदाहरण वे शिवाजी का देते हैं कि शिवाजी ने भी अपने काबिलियत के दम पर तलवार की धार पर सत्ता को हासिल किया था। अब यहां से थोड़ा सा और मैं जो जाति व्यवस्था की मशीनरी है उसको डिफाइन कर देती हूं कि व्हाट इज कास्ट। कास्ट सिस्टम इज नथिंग मोर देन अ माइंडसेट। सब कुछ एक माइंडसेट के तहत है। कैसे? वही शिवाजी जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर पूरी सत्ता हासिल कर ली, ब्राह्मणों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और उनसे निवेदन किया कि उनके लिए एक नई वंशावली तैयार करें। यहां पर शिवाजी चाहते तो मुट्ठी भर ब्राह्मणों को भी अपनी तलवार की नोक से काबू में कर सकते थे, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा था कि ये ब्राह्मण हैं और ये श्रेष्ठ हैं, इनके खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो पूरा जाति व्यवस्था ने लोगों के माइंड को ऐसा कैप्चर किया है, उनकी सोच को ऐसा हाईजैक किया है कि काबिल होने के बावजूद भी लोगों को यही लगता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। तो शिवाजी महाराज उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैंने आपको दिया। और इसी चीज का फायदा उठाकर हमने पहले ही शुरुआत में पढ़ लिया था कि महाराष्ट्र में सबसे कम अनुपात में ब्राह्मण थे उस समय। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि बाहरी आक्रमण उन पर हो सकता है, उनकी सत्ता को भी कोई चुनौती दे तो शिवाजी से सांठगांठ कर लो और सभी महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें हथिया लो, सभी महत्वपूर्ण पदों का, और जिससे डिसीजन मेकिंग जो है उसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो इस तरीके से ये जाति व्यवस्था की मशीनरी काम करती है। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूं ये सारी बातें। और अभी लेटेस्ट में आप देख लीजिए आईआईटी बॉम्बे का जो उदाहरण है, उसमें एक दलित बच्चे ने खुदकुशी कर ली 7वीं मंजिल से कूदकर। ये सब क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि माँ बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चों को घर में ये शिक्षा ही नहीं देते, इस जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें तैयार ही नहीं करते, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है, हमेशा छुपा कर रखने में ही यकीन करते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वे डिफाइन करते हैं कि अस्पृश्य कौन थे। अस्पृश्यों को डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का वंशज कहा है, बौद्धों का वंशज। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। संस्कृतिकरण का विरोध कैसे करें? जब अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राजनीतिक धरातल पर दस्तक दी तब ब्राह्मण विरोधी आंदोलन पर सत्यशोधक समाज का वर्चस्व था। उस जमाने के अस्पृश्य संगठन अभी भी संस्कृतिकरण के तर्क से अभिभूत थे। अनार्य दोष परिहारक मंडल यानी अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए गठित संगठन इसमें सबसे पुराना था, जिसकी स्थापना 1886 में जीवी वालंगकर ने की थी। फुटनोट 47।
वालंगकर रविवार के दिन पूना मिलिट्री कैंपों में सिपाहियों के सामने दिए जाने वाले फूले के बयानों को सुना करते थे। कितनी अहम जानकारी है। ये महारों की बढ़ती सामाजिक चेतना में सेना की भूमिका का एक और संकेत है कि सेना ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है महारों में, जो सामाजिक चेतना है उसको बढ़ाने में। ये महात्मा फूले जो है वो जाकर सैनिकों के बीच में रविवार को भाषण दिया करते थे बाकायदा। फिलिप कांस्टेबल, अर्ली दलित लिटरेचर एंड कल्चर इन लेट 19th and early 20th century, Western India Modern Asian Studies 31/2, 1997, page 318। इसके 2 साल बाद उन्होंने भारत का पहला अस्पृश्य समाचार पत्र विताल विध्वंसक यानी कि अनुष्ठानिक प्रदूषण का विनाशक का प्रकाशन शुरू किया। वालंगकर जाति व्यवस्था को नष्ट तो करना चाहते थे, मगर साथ ही वे दावा भी कर रहे थे कि महार दरअसल पुराने जमाने के क्षत्रिय ही हैं। तो अब यहां पर बहुत सारा कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलता है कि जिस जाति व्यवस्था के खिलाफ सारी लड़ाई थी उससे मुक्ति भी नहीं मिल पा रही थी। फूले की भांति उनका भी यह स्टैंड उस दौर के निम्न जातीय विचारकों में संस्कृतिकरण के दबाव और स्वीकार्यता को दर्शाता है। फुटनोट 48, सेम बुक का पेज 322। वालंगकर ने महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा की जीवंतता पर जोर देते हुए ब्राह्मणों को चुनौती भी दी। इसे फिलिप कांस्टेबल ने भक्ति समतावाद का नाम दिया है। वालंगकर के अनुयायियों में महार और चांभार दोनों जातियों के लोग थे, इसलिए वे इन दोनों जातियों में एकल भक्ति संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे। फुटनोट 49 उसी बुक से है, पेज नंबर इस वक्त गिवन नहीं है। संकीर्ण पंथ केंद्रित समाधानों का सहारा लेकर अस्पृश्यों की मुक्ति की ऐसी चेष्टाएं केवल आत्मघाती ही हो सकती थी, क्योंकि वालंगकर असल में हिंदू संस्कृति का कोई विकल्प पेश नहीं कर पा रहे थे। हिंदू संस्कृति से लड़ भी रहे हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति के अंदर ही रहकर वो लड़ाई चल रही है, वह इसके भीतर ही खड़े थे। फिर भी आर्य दोष परिहारक मंडल की स्थापना महारों को एक पृथक पहचान प्रदान करने की पहली चेष्टा तो थी ही। यहीं से आने वाले दौर में अंबेडकरवाद का मार्ग प्रशस्त होने लगा था। बहरहाल संस्कृतिकरण की ज्यादा शक्तिशाली भाव से ओतप्रोत महार सभा जैसे अस्पृश्य संगठनों के मुकाबले में वालंगकर के आंदोलन की अपील सीमित रही। 1906 में नागपुर में गठित महार सभा शिक्षा का प्रसार पर जोर देती थी और संस्कृतिकरण के सिद्धांतों के अनुसार महारों में सामाजिक आचार के शुद्धिकरण का प्रसार कर रही थी। फुटनोट 50, जे गोखले फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 68 to 69। किसन फागोजी बंसोड़े एक और प्रमुख महार नेता थे जिन्होंने यही पद्धति अपनाई, मगर उन्होंने केवल अपनी जाति पर ही ध्यान नहीं दिया, वे भक्ति संप्रदाय के मूल्यों से प्रेरित थे। बहरहाल संस्कृतिकरण के ज्यादा शक्तिशाली भाव से ओतप्रोत महार सभा जैसे अस्पृश्य संगठनों के मुकाबले में वालंगकर के आंदोलन की अपील बेहद सीमित ही थी। 1906 में नागपुर में गठित महार सभा शिक्षा के प्रसार पर जोर देती थी और संस्कृतिकरण के सिद्धांतों के अनुसार महारों के सामाजिक आचार के शुद्धिकरण का प्रयास कर रही थी। फुटनोट 50, जे गोखले फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 68 and 69। किसन फागोजी बंसोड़े 1879 to 1946 एक और प्रमुख महार नेता थे जिन्होंने यही पद्धति अपनाई, मगर उन्होंने केवल अपनी जाति पर ही ध्यान नहीं दिया, वे भक्ति संप्रदाय के मूल्यों से प्रेरित थे, जो कि कवि चोखा मेला में उनकी गहरी रुचि को जाहिर करता है। फुटनोट 51, गेल ओमवेट, दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, पेज 109। और हिंदू धर्म के मूल्यों के प्रति आस्था रखते थे। यहां तक कि 1910 में बंसोड़े ने प्रार्थना समाज का भी अनुकरण किया। उन्होंने महारों से आह्वान किया कि वे मांस और शराब का सेवन बंद कर दें, खुद को शिक्षित करें,
ताकि और ज्यादा सरकारी नौकरियां हासिल कर सकें। फुटनोट 52। ई जिलियट, फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, पेज 65। अमरावती के एक अन्य महार गणेश अक्कर जी गवई 1888 से 1974 उनके मुख्य सहयोगी थे, जो प्रार्थना सभा के भी सदस्य थे। फुटनोट 53। द इंडियन एंड पाकिस्तान ईयर बुक एंड हुज हु 1948 बॉम्बे, द टाइम्स ऑफ इंडिया 1948, पेज 1182। यही गवई आने वाले समय में इस इलाके में अंबेडकर के मुख्य प्रतिद्वंदी साबित हुए। बंसोड़े और गवई ने 1930 में अस्पृश्यता के विरुद्ध एक सभा बुलाई, जिसमें महारों, मांगों और चंभारों को ईसाई धर्मांतरण का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें नसीहत दी गई कि वे मांसाहार या शराब से दूर रहें और खुद को शिक्षित करें। 1919 में उनके आंदोलन अंतज्य समाज यानी कि अंत में जन्मों का समाज अर्थात अस्पृश्य ने भी इसी तर्ज पर हिदायत दी थी कि अब सुनिए, हमें गोश्त नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए और न ही गायों को कसाईयों के हाथ बेचना चाहिए। हमें दूसरे धर्मों की किताब नहीं पढ़नी चाहिए। हमें एक हिंदू शिक्षक नियुक्त करके अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमें सुअर नहीं पालने चाहिए। सवर्ण हिंदू इसी के कारण हमें अस्पृश्य मानते हैं। हमारी स्त्रियों को तमाशों अर्थात सार्वजनिक उत्सव जिसमें सामान्य सामाजिक बंधनों से मुक्त स्वच्छंद नाच गाना या मूर्छा है में नहीं जाना चाहिए। हमें धार्मिक पर्वों में भाग लेना चाहिए। तो ये किस तरह का समाज सुधार था, ये आप समझ सकते हैं। फुटनोट 54। ई जिलियट डॉक्टर अंबेडकर, पेज 77 में उद्धृत। जे गोखले ने कहा कि बंसोड़े या गवई के क्रियाकलापों का संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें ऐसा आशय बहुत कम दिखाई देता है कि अस्पृश्य किसी उच्चतर अनुष्ठानिक हैसियत की चाह रखते हों, बल्कि ये हिंदू सुधारकों की परंपरा के जैसा दिखाई देता है, जो आह्वान कर रहे थे कि हिंदू समाज में सामाजिक बंधनों के लिए जाति का कोई महत्व न रहे, और साथ ही इस बात को भी नकारते थे कि जाति हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। तो कह सकते हैं कि गोलमोल बातें ये लोग किया करते थे। उदाहरण के लिए बंसोड़े ने प्रार्थना समाज के माध्यम से सवर्ण हिंदुओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे और आजीवन वे इस बात पर जोर देते रहे कि अस्पृश्यों की नियति हिंदू धर्म और हिंदू समाज के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है, कि अस्पृश्य तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वे हिंदू समाज का हिस्सा बना रहे। फुटनोट 55। जे गोखले, फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 73। तो देख सकते हैं इस तरह के समाज सुधार या इस तरह के नेता हम अस्पृश्यों में से निकलते हैं। मेरे विचार में अस्पृश्यों की नियति को हिंदू धर्म और हिंदू समाज की नियति के साथ इस तरह जोड़कर देखना दरअसल इस बात को दर्शाता है कि बंसोड़े अस्पृश्यों को एक पृथक समूह के रूप में देखने और संस्कृतिकरण में अपनी आस्था के चलते उनमें एक नई पहचान का बोध भरने में विफल रहे। उनका मानना था कि उच्च जातीय मूल्यों द्वारा संचालित समाज व्यवस्था के एक समर्पित अंग के रूप में अस्पृश्यों को उनके वाजिब स्थान पर ही रहना चाहिए। तो ये महारों के नेता थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय में। 1903 से लेकर 1919 तक में इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने समाज के लिए तथाकथित काम किया, और ये उनके विचार थे कि हिंदू धर्म में ही मुक्ति मिल सकती है अस्पृश्यों को। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हमेशा पैर की जूती ही बने रहना चाहिए, तभी उनका उद्धार है। यही लिखा हुआ है कि अस्पृश्यों को उनके वाजिब स्थान पर ही रखना चाहिए। अस्पृश्यों को ऊंची जातियों की कसौटियों के अनुसार अपने शुद्धिकरण के लिए प्रेरित करते हुए बंसोड़े और गवई दरअसल संस्कृतिकरण की ही जड़ों को सींच रहे थे। वे खुद के ब्राह्मणवादी मूल्य व्यवस्था से मुक्त
करने के स्थान पर उन मूल्यों का और ज्यादा अनुगमन करते दिखाई दे रहे थे। फुटनोट 56। जब अंबेडकर खुद को हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था से मुक्त करने के लिए किसी और धर्म में जाने की सोचने लगे थे तो 1935 में बंसोड़े ने अंबेडकर से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। जे गोखले की पुस्तक कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन के पेज नंबर 79 पर आप इस बात को देख सकते हैं। राजनीतिक रूप से बंसोड़े और गवई पूना के कांग्रेसी नेता जी.बी. तिलक के समर्थक थे, जिनकी समाज सुधारों के बारे में अपनी कथनी और करनी में भारी फर्क था। फुटनोट 57। और ये फर्क क्या था, ये सुनिए। अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1918 में तिलक ने अस्पृश्यता के विरुद्ध बुलाई गई एक सभा में ऐलान किया था कि अगर ईश्वर इस सामाजिक कुरीति को बर्दाश्त करते हैं तो वह ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, कि अगर भगवान भी कहे कि उसे अस्पृश्यता मंजूर है तो वे भगवान को भी नकार देंगे। कैसे, भगवान की क्या जरूरत। परंतु बाद में उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए लिखे गए एक ज्ञापन पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया था। जी.पी. ब्रधान एंड ए.के. भागवत, लोकमान्य तिलक, अ बायोग्राफी, बॉम्बे, जयको 1959, पेज 306 पर यह बात मेंशन है। तो उसी विचारधारा से आने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मुझे डंडे मार लो, मेरे दलित भाइयों को डंडे मत मारो, और वैसे ही दलित उत्पीड़न बढ़ जाता है। उसकी घटनाएं हर जगह से आने लगती हैं। तो कथनी और करनी में फर्क यही है। इन लोगों ने समाज सुधारकों के हिमायती विट्ठल रामजी शिंदे और नारायण राव चंदावरकर जैसे सवर्ण हिंदुओं से भी हाथ मिलाया। विट्ठल रामजी शिंदे मराठा थे और प्रार्थना सभा व कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फुटनोट 58। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अस्पृश्य ही असली मूल निवासी हैं और एक श्रेष्ठतर संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, मगर शिंदे ने खुद को गैर ब्राह्मण आंदोलन से अलग कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह आंदोलन समाज की एकता के लिए हानिकारक था। जी.बी. पवार, विट्ठल रामजी शिंदे, पेज 47। तो ये लोग शुरू से ही अपने ही समाज को भटका रहे थे, मूल निवासी लगातार कह के। अस्पृश्य, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने, पिछले एपिसोड में हमने जाना था, डॉक्टर अंबेडकर उन्हें बौद्धों का वंशज कहते हैं, और मूल निवासी सभी महत्वपूर्ण चिंतकों की तरह डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी आदिम जनजातियां ही हैं। जबकि चंदावकर ब्राह्मण थे। 1906 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी, जिसकी गतिविधियों में पाठशालाओं का निर्माण और अंतरजातीय भोज जैसे कार्यक्रम भी शामिल थे, जो कई उच्च जातीय सुधारकों के संरक्षण भाव की याद दिलाते थे। 59। तो यहां जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, वो क्या था, वो एक आई वॉश था, भ्रम था। फुटनोट 59। गेल ओमवेट, दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, पेज 142। एक इतिहासकार होने के नाते शिंदे ने भी अस्पृश्यता की जड़ों पर विस्तार से विचार किया था। वे उन शुरुआती गैर ब्राह्मण विचारकों में से थे जिन्होंने यह तर्क दिया कि अस्पृश्य दरअसल एक जमाने में बौद्ध धर्मावलंबी थे और सवर्ण आक्रमणकारियों के हाथों पराजय से पहले महाराष्ट्र पर उन्हीं का शासन हुआ करता था। फुटनोट 60। जे गोखले, फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 75। इस दौर में अंबेडकर भी उनसे प्रेरित रहे, मगर जल्दी ही वे शिंदे से फासला रखने लगे और सवर्ण सुधारवाद को उन्होंने खारिज कर दिया। फुटनोट 61। J.S. Gore, The Social Context of an Ideology, Ambedkar's Political and Social Thought, New Delhi, Sage, 1993, पेज 77। अब ब्यौरा सुनिए। 1919 में अंबेडकर ने शिंदे का विरोध किया। उन्होंने साउथ बोरो कमेटी के सामने यह बयान दिया था कि अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए उनके बीच से ही प्रतिनिधि चुनने की बजाय सवर्ण हिंदू प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा बेहतर होगा। तो ये शिंदे थे जिन्होंने इस बात को रखा था कि सवर्ण हिंदू ही महारों के और अस्पृश्यों के सभी के प्रतिनिधि होने चाहिए। उनके अपने प्रतिनिधि
की कोई ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया जमकर। के.एन. कदम, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज मूवमेंट, बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन 1991, पेज 21। बंसोड़े और गवई ने न केवल शिंदे जैसे सुधारकों के साथ अपने संबंधों की बदौलत बल्कि इसीलिए भी अंबेडकर से दूर रहते थे क्योंकि उन दोनों का फोकस केवल महारों तक ही सीमित था। जहां डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े फलक पर सोच रहे थे, वहीं लोग महारों से आगे नहीं जा पा रहे थे, एक जाति विशेष से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये फर्क था डॉक्टर अंबेडकर और अन्य जाति समाज सुधारकों में। वैसे तो उन्होंने 1915 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन और 1920 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का गठन भी किया था, विद इन ब्रैकेट शिंदे के साथ अपने संबंध बनाए रखे हुए थे। मगर 1924 में उन्होंने एक महार कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जिससे पता चलता है कि वे अभी भी इसी जाति पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। फुटनोट 62। इजीलिए डॉक्टर अंबेडकर, पेज 77। और इसी फुटनोट पर आज का हम एपिसोड समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अलग से समझाने की जरूरत है। उस वक्त भी मूल निवासी का कॉन्सेप्ट देकर अपने ही समाज को, अस्पृश्य समाज को गुमराह किया जा रहा था और आज भी ये बदस्तूर जारी है। कोई हैरानी की बात नहीं है जब कांशीराम जी ने इस बात को कहा कि आंदोलन कैसे चलाते हैं अंबेडकर से मैंने सीखा, और आंदोलन कैसे नहीं चलाना है ये मैंने महार के अंबेडकरवादियों से सीखा। यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।